ये कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की। एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन एक दिन वह घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन मनीषा के साथ? आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की है। भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है दाढ़ी लक्ष्मण। यहीं की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। उम्र होगी तकरीबन 19 से 20 साल। बड़ी ही सीधी सादी, अपने घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। अभी कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। गांव के पास ही एक जगह है सिंघानी, वहां पर एक प्ले स्कूल है। उसी स्कूल में वह टीचर की नौकरी करती थी। रोज सुबह के ठीक 8 बजे घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और शाम को समय से घर वापस आ जाती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन कुछ अलग था। उस दिन सुबह रोज की तरह वह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था, मगर लगभग सुबह 11:23 पर उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है, आप मेरी चिंता मत करना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। यह बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी की उनसे आखिरी बातचीत साबित होगी। कुछ देर बाद मनीषा घर पर दोबारा फोन लगाती है। इस बार फोन उसकी मौसी उठाती हैं। मौसी पूछती है, क्या हुआ बेटा? मनीषा कहती है, मौसी जी मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लेना। मौसी काम में थोड़ी व्यस्त थी। बोली, अरे बेटा मैं तो काम से बाहर आई हूं, तू ऐसा कर अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आकर सीधे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी जी, मनीषा मुस्कुराकर कहती है और फोन रख देती है। उसके बाद वह फिर से बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी होती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर से मनीषा कहती है, भैया मुझे ना बस यही पास में ही जाना है। करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल कॉलेज है, वहां से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आती हूं। उसने कहा, ठीक है मैडम। और फिर वो गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के करीब 6:26 का समय था। मनीषा के पिता संजय के फोन पर एक मिस कॉल आई जो उनकी बेटी की थी। मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक की, मगर फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब घर के भीतर बेचैनी फैलने लगी। सब सोचने लगे कि आखिर बेटी इतनी देर क्यों कर रही है, वह तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। परिवार वाले आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया, जितनी जल्दी हो सके मुझे वहीं जाकर देखना होगा। वह तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की जहां उनकी बेटी काम करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची, आपको कुछ जानकारी है कि वे कहां गई थी? लेकिन किसी से कोई ठोस जानकारी न मिलने के कारण पिता की चिंता और बढ़ गई और उन्होंने तुरंत 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में एएसआई अनूर, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र मौजूद थे। अब उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाशी शुरू करेगी, लेकिन उनके रवैया ने संजय का दिल तोड़ दिया। बातचीत में उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बातें कही। तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, 2-4 दिन में आ जाएगी, क्यों घबरा रहा है? जब संजय ने यह बातें सुनी तो वह बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन उसके रिएक्शन के बाद भी जहां जहां पुलिस को तलाश करनी थी, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। जब वे लोग आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले तो पुलिस वालों का अंदाज देखकर हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, पीठ पर हाथ मार रहे थे, जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेकर परेशान था। पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ बातचीत की और कहा, ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे। ऐसा करते करते आखिरकार रात के लगभग 10 बज गए। तब उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए, नजदीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। उसके साथ जो 1-2 साथी थे उन्होंने भी कहा कि अब तो रात बहुत हो गई है, क्यों ना सुबह चलकर एफआईआर कराएं। फिर भी रात में जितना हो सकता था उन्होंने खुद अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 हुए थे। उसी दिन संजय अपने परिवार के कुछ चाचा और करीब 1-2 साथियों के साथ थाने पहुंच गया। पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है, लेकिन ये सुनकर भी पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई, कब पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। संजय को बस थाने में इधर उधर चक्कर कटवाए जाते रहे। आखिरकार देर रात को एफआईआर दर्ज की गई। एसओ अशोक
कुमार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंप दी। लेकिन अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से जांच नहीं की गई। और हद तो तब हो गई जब थाने के अंदर ही बातें होने लगी। शादी विवाह करके चली गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, वापस आ जाएगी। यह सब सुनकर पिता का दिल टूट गया, आंखें नम हो गई। उसने सोचा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और यही लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई है या किसी के साथ भाग गई है। क्या हर बेटी ऐसे ही होती है? ये सवाल उसके दिल को चीरने लगे। संजय खुद कॉलेज गया, प्ले स्कूल गया, सीसीटीवी फुटेज की मांग की। बस इतना कहा गया कि दिखा देंगे, जब बड़े अधिकारी आएंगे तब। इस तरह की बातें सुनकर वह और निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। वो फिर विद्यालय की ओर गया, यह जानने के लिए कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी दिखे तो सही। इसी बीच पुलिस चाहती तो उसकी बेटी का सीडीआर निकलवा सकती थी, लोकेशन ट्रेस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी दिन 13 अगस्त 2025 को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास एक बॉडी बरामद हुई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला ने संजय को फोन किया और कहा, संजय, हमें एक बॉडी मिली है, जरा देख लीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार रोता बिलखता वहां पहुंचा। बेटी के कपड़ों से उन्होंने उसकी पहचान की, लेकिन जिस रूप में बेटी की लाश मिली, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, भोजन और श्वास की नली बाहर खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसे आकार का एक गहरा जख्म था, जो करीब 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा। बेटी की लाश देखकर गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री, किसी विधायक या किसी बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे इलाके में न्याय की मांग गूंजने लगी। 14 तारीख के बाद जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी, लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, हम बेटी का शव नहीं लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया कि हत्यारे पकड़ो, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बंद, बाजार ठप। हर जगह बस एक ही गुस्सा था, मनीषा के इंसाफ का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी, सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। एसओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसआई शकुंतला, जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था, ट्रांसफर कर दोगे फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे बाद में बहाल हो जाएगा, लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर पहले ही ईमानदारी से काम होता तो शायद वह जिंदा होती। इस गुस्से की लपट झज्जर, जिंद, फतेहाबाद तक फैल गई। देखते देखते पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक में लोग एक सुर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हत्यारों को पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल पुथल हो गया। डॉक्टरों ने साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे। लोग कहने लगे, इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। अगर यह यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? रिपोर्ट में सच क्यों नहीं लिखा गया है? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शव पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया। रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। रिपोर्ट आई, बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रही हैं, हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने जैसी हैं। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। यह घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बताया गया। यह रिपोर्ट आते ही गांव में और बड़ी हलचल मच गई। गांव वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे।
उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला गया तो 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगा। पत्र में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी गलत के साथ नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन यह पत्र असली है या नकली, इस पर अब भी सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि अगर यह सचमुच मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखी थी तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखी, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी आती ही नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या शांत करने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अचानक 5 दिन बाद यह पत्र कहां से आ गया। सवाल यह भी है कि अगर शव 2 दिन तक खेत में पड़ा रहा तो उस दौरान किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वह जगह एक आम रास्ता था और वहां से कई लोग आते जाते रहते थे। परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आगे देखना होगा कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।